नमस्कार साथियों। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आवाज चली गई थी इस वीडियो में। तो इसको थोड़ा सा लास्ट ही बचा है, दो चार स्लाइड, इसको अपन वापस कर लेते हैं। तो मैंने इस पे ऊपर लिख दिया पार्ट 4। पार्ट 3 तो चल ही रहा था अपना, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको अपन वापस से कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रमाणिक समय। प्रमाणिक का मतलब होता है जो सभी से मान्यता प्राप्त हो। एक तो लोकल हो गया और एक हो गया प्रमाणिक। तो लोकल का तो समझ में आ ही गया था आपको कि जब आप पे सूर्य 12 बजे आपके सिर के ऊपर है और आपकी परछाई नहीं बन रही है, तो हर स्थान पे होएगा वो, आगे पीछे थोड़ा बहुत। ठीक है। जैसे जैसे देशांतर क्रॉस होगा प्रकाश का, और इसी प्रकार ये होगा, तो वो तो स्थानीय समय हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और सूर्य यहाँ पर मान लीजिए, या फिर ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब पृथ्वी घूम रही है। तो पहले यह पे आएगा, फिर ये पे आएगा, ये पे आएगा। तो इस अभी तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बजेंगे, फिर यहाँ पे बजेंगे, क्योंकि ये चल के इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्थानीय समय। क्या हो गया ये आपका स्थानीय समय। परंतु बात करें प्रमाणिक समय की, तो प्रमाणिक समय ये है कि भारत जो आपका भौगोलिक विस्तार है कितना का है, ये है आपका 30 देशांतर का विस्तार है। कितने का है? 30 देशांतर का। यानी यहां से लेके और यहां तक कितने देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर का। एक जो देशांतर है उसमें आपका 4 मिनट का अंतर आता है। कितने का? 4 मिनट का। 15 जो देशांतर है उसमें आएगा आपका 60 मिनट का। तो 30 देशांतर में कितना आ जाएगा साथियों? 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतर आता है। यानी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अपने यहाँ पर क्या नाम है, जो दिन उगेगा वो 2 घंटे बाद में, यानी कि 6 बजे के लगभग उगेगा। और अपन राजस्थान में है यहाँ पर, तो ये मतलब कि लगभग 1.5 घंटे बाद में होगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। एक चीज तो ये आपको समझने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि इस जो ये देशांतरों की जो दूरी है, इसको एक रूपता प्रदान करने के लिए अपन ने ये जो देशांतरों के बीच में एक 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, क्या ये पूर्वी देशांतर है? ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि पूर्वी देशांतर कैसे है? इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। इसको लिख लेना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैसे तो खैर इसमें है कई बार। ठीक है। पूर्वी देशांतर ऐसे है ये आपकी पृथ्वी या 0 डिग्री है आपका। ठीक है। और यहाँ पर ये है, सॉरी, 23 डिग्री, यानी कि आपका कर्क रेखा, और ये है आपका मकर रेखा। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका है इंडिया, भारत है आपका। ठीक है। यहाँ पे ऊपर 66.5, ये आपका हो गया, ये 66.5 हो गया, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे आपने खींच दी क्या? प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच रेखा खींच दी। यहां से जो ये बिंदु है, पहले भी आपको बताया था कि ये जो बिंदु है आपका, ये पूरा जो ग्लोब है उसको 4 भागों में बांटता है। तो ये तो हो गया आपका पूर्व। ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिणी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत विश्व के किस दिशा में है, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व दिशा में है। समझ में आई बात? उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है आपका 0 डिग्री। तो यहां से अपन 82.5 डिग्री पे आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो एक देशांतर पर कितना है आपका? 4 मिनट। तो ऐसे गणना करते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा आपका
5.5 घंटे पूर्वी देशांतर पर। यानी कि ये जो ग्रीनविच रेखा है इससे कितने घंटे आके हैं, जीएमटी जो आपका क्या है, जीएमटी, तो इससे कितने हैं आपका 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया था कि भारत का प्रमाणिक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, और कई किताबों में इसमें लिखा है कि इलाहाबाद के पास नैनी से, कहां से है, नैनी से, नैनी, नैनी है इलाहाबाद के पास, वहां से है, और एनसीईआरटी किताबों में है मिर्जापुर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों ही टर्म्स। पूरी देशांतर पर दुनिया का मानक समय पृथ्वी 0 देशांतर पर खींची गई अमांतर रेखा के सापेक्ष तय होता है। किसी भी स्टैंडर्ड जो टाइम है वो आपके जो ग्रीनविच रेखा है यानी इसके सापेक्ष तय होगा, चाहे पश्चिम में हो चाहे पूर्व में हो। पूर्व में तो प्लस हो जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लंदन के पास में है, ये आपको पहले ही अपन ने बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर रेखा पे उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था। स्थलीय भागों के मध्य विभाजन नहीं हो और लोगों को दिनांक के संबंध में कोई भ्रम भी नहीं हो, इसलिए इसको रेखा को समुद्री मार्ग से ही गुजारा था, और इसी कारण स्थल भाग पर ये नहीं आई, इसी कारण ये 3 जगह मुड़ी हुई है। और ये कई रेलवे के एग्जाम में, रीट में और आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये रेखा कहाँ कहाँ पर और या कितनी बार मुड़ी हुई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये यहाँ से घूमी है, और ये आपका जो ये है कमचटका प्रायद्वीप अलास्का है, ये जो कभी रूस का एक पार्ट था, ये वाला जो अभी यूएसए के अंडर में है, इसको जो इसका जो स्थलीय भाग है उसको बचाने के लिए यहाँ घूमी है। फिर इसके बाद में ये एल्यूशियन एल्यूशियन द्वीप समूह है, उसके बाद में सीधी यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद में ये फिजी और द्वीप समूह, और यहाँ न्यूजीलैंड के पास में होके और ये इधर घूमी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कि यह रेखा आर्टिक सागर, चुक्ति सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये रेखा पूर्व की ओर बेरिंग सागर में, पूर्व की ओर इसको देखना आप, और बेरिंग सागर में ये पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। यानी यहाँ पे तो ये पूर्व की तरफ मुड़ी हुई है और यहाँ पे ये पश्चिम की तरफ मुड़ी हुई है। यानी एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, और तीसरी बार ये हो गया, यानी 3 बार ये रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मुड़ गई। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर में फिर दोबारा क्या है, पूर्व की तरफ मुड़ी है। यानी 2 बार तो पूर्व की तरफ और एक बार ये मुड़ी हुई है पश्चिम की तरफ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसका क्या महत्व है ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए साइबेरिया में जुलाई 15 तारीख है तो अलास्का में 14 होगी, यानी कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे 14 तारीख, सॉरी यहाँ पे 15 तारीख, ये है आपका साइबेरिया, और अलास्का में 14। यानी यदि इस, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं पहले। 180 डिग्री देशांतर रेखा फिजी द्वीप समूह में एक द्वीप के मध्य होकर निकलती है, इसलिए इसे तिथि रेखा के द्वारा एक ही द्वीप को 2 भागों के बीच समय में अंतर होने के कारण काफी असुविधा हो सकती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में यह रेखा फिजी और टोगो द्वीप को बचाते हुए चारों ओर घूमकर जाती। इन में न्यूजीलैंड के समान ही तिथि का अंकन होता है। ये बात हो रही है वो इसके लिए हो रही है कि ये जो द्वीप है इनको इस रेखा से क्रॉस नहीं करते हुए यहाँ से मोड़कर इन जो समय है इनका एक ही रखा गया, इसलिए यहाँ पर ये मोड़ी गई है। ये बात तो ये हो गई। जब हम पूर्व से पश्चिम तक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व से, ठीक है, एक दिन आगे बढ़ते हैं। यानी ये आपका क्या है, पूर्व है, और ये क्या है आपका पश्चिम में। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बोर्ड पे, ये तो पूर्व हो गया और ये हो गया आपका पश्चिम। यानी इस रेखा को पार करते एक दिन, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो एक दिन पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। कहाँ लिख दिया ये, तो पूर्व से पश्चिम को पार करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, और यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ करेंगे तो एक दिन ये क्या हो जाएगा, एक दिन माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो ये लाइन है, ये इसको आप बहुत अच्छे से लिख के रखना, और ये काफी पूछी, कई बार पूछी जाती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में से तीन ही प्रश्न आएंगे। एक बार तो कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके विपरीत भाग में, दूसरा ये है कि ये पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर है ये एक ही रेखा है, मतलब 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही बात है, यानी एक ही रेखा है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। तिथि रेखा मतलब इस पे अगर आप इसको इधर उधर पार करोगे तो आपके दिन में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि पश्चिम से पार करोगे, ठीक है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, और पूर्व से पार करोगे तो एक दिन घट जाएगा। ये आपको, दूसरा ये कहाँ कहाँ पे मुड़ी हुई है ये भी आपको पता है, कि एक तो पूर्व में मुड़ी है, फिर उसके बाद में पश्चिम में, फिर उसके बाद में पूर्व में यहाँ पर मिडी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है आपका टाइम जोन है, ठीक है। टाइम जोन का मतलब ये जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ से ग्रीनविच रेखा से आप इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस का निशान है, +2 +3, तो ये टाइम जोन है, ठीक है। ये और अपन आ गए यहाँ पे 5:30 पे, फिर ये ढाका यानी आपका बांग्लादेश 6:30 पे आ गया, फिर ये मलेशिया वगैरह, और ये आ गया आपका वियतनाम 7 पे आ गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार इधर इधर जाएंगे तो ये यहाँ तक कितना है, 12 घंटे इधर हो जाएंगे और 12 घंटे ही इधर हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 प्लस बराबर बराबर 24 घंटे हो जाएंगे। तो ये आपका टाइम जोन है। पश्चिम में जाएंगे तो इससे घट जाएगा टाइम, और पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये है आपका ताप कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। इसको यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखिए आप, ठीक है। पहले रेखाएं देख लीजिए, फिर चित्र के माध्यम से अपन समझ लेंगे। तो रेखाएं क्या है, कि ये आपका ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आपके ध्यान में, स्थायी मेमोरी में चले जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे इस चीज को। विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा एक ही बात है। ये आपकी है उत्तर में कर्क रेखा, कौन सी है, कर्क रेखा। और ये है आपकी मकर रेखा, मकर का मतलब कैप्रिकॉर्न, और ये कैंसर, ठीक है। उसके बाद में शीत कटिबंध यानी कितने पे है, 66.5, यानी कि आर्कटिक व्रत, ठीक है। और ये है आपका अंटार्कटिक व्रत, ठीक है, जिसको उपध्रुवीय व्रत भी कहते हैं, और दोनों को ही बोलते हैं उपध्रुवीय, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये तो ये है आपका जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय, क्या है साथियों, ये उष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पर फिर दूसरा है, इस चीज को देखो, ये तो हो गया आपका उष्ण कटिबंध। एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो यहाँ पर तो बहुत ही कम जारी है। तो बिल्कुल क्या है मामला, शीत का। किसका है मामला, शीत का, मतलब ठंड का। यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी है गोलार्ध के कारण, तो वहां पर जो गर्मी है वो बहुत न के बराबर प्राप्त होती है, ठीक है। हमेशा शीत है तो बर्फ जमी रहती है। तो ये हो गया आपका शीत कटिबंध, ठीक है। अब इसका जो बीच का जो भाग है वो हो गया आपका शीत प्लस उष्ण, ये हो गया आपका शीतोष्ण, जिसको आप समशीतोष्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉरेट जोन हो गया आपका, यानी उष्ण हो गया, ये टेम्परेट हो गया यानी शीतोष्ण हो गया, और ये फ्रीजिड हो गया यानी कि शीत कटिबंध हो गया। तो इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये आर्कटिक व्रत, नॉर्थ आर्कटिक व्रत, ये अभी आगे देखेंगे। इसमें पहले 3 थे ये, अब दोनों गोलार्धों के आधार पर अपन ने 5 भागों में इनको बांट दिया। कैसे बांट दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ अपन ने समझ लिया था। ये देखो बहुत अच्छे से चित्र में समझ में आएगा आपको, कि उष्ण कटिबंध यानी कि आपको कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में यह है आपका उष्ण कटिबंधीय, जहां पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, जहां पर बहुत न तो ज्यादा धूप रहती है न बहुत ज्यादा गर्मी रहती, सॉरी आपके बहुत ज्यादा न तो गर्मी रहती है न बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ये है बीच का। ऐसे कहा जाता है कि जो सबसे अच्छी जलवायु है वो है शीतोष्ण में, यानी जो CS प्रकार की जलवायु, अपनी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, रहने योग्य विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है तो वह है भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। उसके बाद में
ये है आपका शीत कटिबंध जो 66.5 डिग्री से लेके ये और 90 डिग्री के बीच में यह शीत कटिबंध। अब इसी चीज को आप देख लीजिए मैप पर, ठीक है। तो मैप पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये तो है आपका उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंध में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर मैक्सिको आ जाएगा, ये मध्य अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, मतलब यहाँ पर ये ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, ठीक है, पनामा, ये जो आपके मध्य अमेरिका के देश है यहीं पे आ जाएंगे। उसके अलावा ऊपर में कोलंबिया आ जाएगा, इक्वेडोर आ जाएगा, और वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, और ये थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा आपका इसका ब्राजील का, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सहारा आ जाएगा, पूरा सहारा मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो क्षेत्र है ये है कांगो नदी वाला क्षेत्र, किसका है, कांगो बेसिन। तो यहाँ पर हाँ सॉरी नीचे तक है ना ये, तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये ब्राजील में है जो अमेजन वन है, सबसे सघन वन है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको विश्व के फेफड़े कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सघन वन है, ठीक है, अमेजन के वन। ये कांगो बेसिन है, मतलब जहां पर कांगो का बेसिन पाया जाता है, नदी है कांगो, और वहां पर जंगल भी है। ये उष्ण प्रदेश है। ये आपका जो भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, वो इसमें उष्ण कटिबंध में आएगा। और ये आपका मलाया प्रायद्वीप, और ये जावा, सुमात्रा, कालीमंतन, ये सेलबीज, ठीक है, और ये पार्ट आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना मैप के हिसाब से, थोड़ा सा मुझे क्लियर ज्यादा नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ समझने के लिए मैप पे, ये स्केल पे नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें, इसी से ले लो आप, ठीक है, इस कलर से ले लो। ये जो पार्ट है आपका कौन सा, कर्क रेखा से और 66.5 डिग्री तक, तो ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में। और ये फिर 66.5 से लेके और 90 डिग्री तक ये हो जाएगा आपका शीत, यानी अंटार्कटिक हो जाएगा, और ये आर्टिक सागर हो जाएगा। तो इसमें आप देख लेना कि उत्तरी ध्रुवीय वर्त से लेकर उत्तर का क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव तक, मतलब ये बात हो रही इसकी, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वर्त से कर्क रेखा तक, उत्तरी ध्रुव से कर्क रेखा तक, यानी ये जो क्षेत्र है वो इसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में टोरिड यानी उष्ण कटिबंधीय, वो इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों गोलार्धों में एक ही है, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार और पांच इस प्रकार हो गए। तो भूमध्य जो रेखा के आसपास था उसको तो एक ही मान लिया। उसके बाद में फिर शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों गोलार्धों में, शीत कटिबंधीय दोनों गोलार्धों में, इस प्रकार कितने हो गए, पांच हो गए, ठीक है। फिर दक्षिणी जो शीतोष्ण कटिबंध है वो है ये वाला हो गया, और दक्षिणी शीत कटिबंध है वो ये वाला हो गया, ठीक है। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान चीज है। और इसको समझने से क्या आपको भूगोल का थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान हो जाएगा। एक चीज और हम यहाँ पे बताएंगे आपको, वो है कि ये जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनको अपन बोलते हैं निम्न अक्षांशीय। क्या बोलते हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। क्योंकि कई बार आती है जलवायु में पूछा जाता है कि निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश, तो विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता कि कहाँ पे है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका मध्य अक्षांश, ठीक है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, ये दोनों गोलार्धों में। और ये है आपका उच्च अक्षांश, यानी जो शीत कटिबंध है। उच्च अक्षांश का मतलब है 90, 66 से लेके और 90 के बीच में, तो जो हमेशा शीत कटिबंध वहां पर पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी थी, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अब इसके टोटल 4 पार्ट हो गए। जो पहला जो पार्ट था, वो जो पहला जो पार्ट था वो उसमें कोई विशेष जानकारी नहीं थी, सामान्य जानकारी थी, ठीक है। परंतु आप जो दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, वो आप अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि वो अपनी भाषा में समझाया गया है। और जो तीसरा पार्ट है वो किताबी भाषा में है, मतलब जो किताब की लैंग्वेज होती है उसमें से कैसे प्रश्न आते हैं
वो इस प्रकार से, चाहे आप आरएस की एग्जाम दीजिए, चाहे आप रीट की दीजिए, सेकंड ग्रेड की दीजिए, रेलवे की दीजिए, सभी इसी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिए। इसकी पीपीटी हम जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर देंगे। दूसरी बात है, जो कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे कहीं से भी देख रखा हो, वो अपने नंबर शेयर करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी जो नए जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि आज ये वीडियो आने वाला है। और साथियों, दिशा द स्टडी ग्रुप, दिशा द स्टडी ग्रुप यूट्यूब जो चैनल है आपका, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वो विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि वीडियो आते ही मुझे सबसे पहले पता चले, जिनको भूगोल में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और जो ऐसे वीडियो को नहीं करते हैं, वो जरूरी नहीं है सब्सक्राइब, हमको ऐसे सब्सक्राइब चाहिए जो लगातार अपनी जो जागरूकता है, ठीक है, भूगोल में जो जागरूकता रखते हैं, ये छठी क्लास से लेके और चाहे आप कितनी भी बड़ी एग्जाम दीजिए, उसी में जो भी भूगोल आएगी उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, राजस्थान प्रदेश में जो भी विश्वविद्यालय है और उसमें जो भूगोल के पेपर हल करवाए जाएंगे, इसमें फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के सेमेस्टर वाइज पेपर, ये हम एक अलग श्रृंखला चलाएंगे। क्योंकि मैंने कई देखा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भूगोल का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का, बीए में आ जाते हैं वो, उनको कई जो नई नई कॉलेजों खुली है उनमें स्टाफ नहीं है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है, एक छोटी सी के बुकलेट जो आती है आपकी 1 वीक सीरीज, उसको लेकर पढ़ते हैं, उससे कोई नॉलेज नहीं होता, उनको जो अध्ययन है कॉलेज का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमने ये शुरू किया है कि उनको यूनिवर्सिटीज वाइज एक सिलेबस बताएंगे उनको। दूसरी बात है, पुराने पेपर बताएंगे उनको, हल करके बताएंगे कि कैसे आंसर लिखना होता है, कैसे किस जो आंसर है उसमें मैप लिखना होता है, उनका एक पैटर्न बताएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि बीए में भी हमारी अच्छी परसेंटेज बने, ज्योग्राफी में, एमए में अच्छी परसेंटेज बने, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो रेलवे के जो विद्यार्थी हैं, जो सामान्य भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरा जो बेसिक जो 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि भूगोल हमें अभी से बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भूगोल में कोई ऐसा वीडियो हम बनाना चाहें, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। साथियों, जो आप कमेंट करोगे उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और उससे हमारी गलतियों का भी पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। ये 4 पार्ट में हो गया, तो आप चारों पार्ट को ध्यान से देखें और हमारा जो जो हमने पढ़ा है उसको आप रिव्यू के माध्यम से कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।